स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर क्लास। तो आज अपने फर्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेते हुए। तो हम थे इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। तो यहाँ पढ़ते हैं अपन। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो लाइन का अर्थ है, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ समानता का अस्तित्व है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, सारे जो एग्जाम्पल थे भारत से संबंधित थे और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है और जहाँ आज भी समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो यहाँ देखिए आगे बता गया, द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल। तो सच ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ये केवल भारत ही नहीं है जहाँ पे इस तरह के संघर्ष हो रहे हैं, कई देश हैं जहाँ पे इस तरह के संघर्ष हो रहे हैं। आगे पढ़ते हैं इसे। सो फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa। तो एग्जाम्पल के तौर पे ने दिया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसे कहा जाता है। द अफ्रीकन अमेरिकन, तो वहाँ के जो लोग हैं जिनमें एक जाति है अफ्रीकन अमेरिकन, जो कि वूज एंसेस्टर, जिनके जो पूर्वज थे वो गुलाम के तौर पर लाए गए थे। कहाँ से? अफ्रीका से लाए गए थे, उनको गुलाम के तौर पर लाया गया था। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली इनइक्वल। ठीक है, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। भाई जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो गोरे लोग हैं, वो तो उन्हें आज भी गुलामों के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, दिस डिस्पाइट दैट फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन द late 1950s to push for equal rights for African Americans। ठीक है, जबकि जो 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस वर्ष हुआ था। प्रियर टू दिस, इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। और इससे पहले क्या होता था? इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है, कानून में भी मानी थे अपने, तो कानून में है, वहाँ कानून में भी ये नहीं था कि इन्हें समान मानो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे एदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम द देयर सीट whenever a white person wished to sit। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये था वहाँ पे कि जब बस में यात्रा की जाती बस द्वारा, तो जो ब्लैक पीपल थे, जो अफ्रीकी पीपल थे, अफ्रीकी अमेरिकन, उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। और यदि गोरा कोई व्यक्ति बैठना चाहता था तो वो उसे उठा सकता था, भले से वो पहले बैठा हो, काला व्यक्ति, अफ्रीकन व्यक्ति। ठीक है, इतना तगड़ा रंग भेद था और वो अगले को उठना भी पड़ता था। इस तरह की धारणा बनी हुई थी, तो सीट भी ले सकता था उसकी। आगे देखिए, जो रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकी अमेरिकन, रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी, वो अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। तो थक हार के वो रात, जब पूरे दिन की थकान के बाद वो बस में बैठी, एक इंसिडेंट है इनका रोजा पार्क्स का, तो वही पहले की तरह ही गोरा आदमी एक आया और उसने बोला कि उठ जाइए आप, मुझे बैठना है। इन्होंने मना कर दिया। ये घटना है 1 दिसंबर 1955 की। हर रिफ्यूजल दैट डे, और जो उस दिन उनने जो इनकार किया, मना किया, हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज agitation against the unequal way in which African Americans were
treated and which came to be known as the civil rights movement। तो जब जैसे उन्होंने मना किया तो वहाँ से एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई। तो उन्होंने मना किया उस दिन इनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट्स, ठीक है, ये दे रखा बड़े अक्षर में, नागरिक अधिकार आंदोलन या इसे सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया ये, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए। इन 1964 द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो सिविल राइट एक्ट है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। ये मूवमेंट इतना आगे बढ़ा और उसके बाद लॉ बने वहाँ पे, ठीक है। आगे क्या हुआ देखो, इसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार इनको मिले। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। तो इससे पहले क्या होता था कि जो इनके बच्चे थे अमेरिकी अफ्रीकन, ठीक है, इनके बच्चों के लिए भी बहुत कम सुविधाओं वाले स्कूल थे, वो उन स्कूलों में अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे, यानी कि गोरे बच्चों के साथ वो स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे। तो इसके बाद ये भी हुआ कि इसने जो ये सिविल राइट जो था मूवमेंट, इसके बाद ये हुआ कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे, ठीक है। आगे देखिए। However, despite this, majority of American African continue to be among the poorest in the country, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school। और इतना होने के बाद भी वो गरीब और इतने गरीब हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आज भी जो जहाँ कम सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे जो सरकारी तरफ से खोले हुए ऐसे स्कूल हैं उनमें पढ़ने को मजबूर हैं, ठीक है। जहाँ कम क्वालिफाइड टीचर हैं, सब कुछ है, वहीं वो पढ़ सकते हैं, वो उन गोरे विद्यार्थी वाले निजी स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। तो जहाँ गोरे विद्यार्थी जहाँ जाते नहीं उनमें तो वो जा नहीं सकते, ठीक है, या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो ये था आपका लेसन, जहाँ आपने देखा कि भारत में किस तरह की असमानता है और विदेश में भी ये काफ़ी चल रही है, प्रचलित है। अब देखते हैं आर्टिकल 15, इसको समझ लीजिए। अपने जो एक पैरा पढ़ा था जिसमें काफ़ी तरह की समानता बताई गई थी, किसी भी घाट पे नहा सकते हैं, ठीक है, मंदिर कोई भी सार्वजनिक संस्था में हम जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, तो इस तरह की जो किस तरह का भेदभाव नहीं होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो यही आर्टिकल 15 के अंतर्गत है। तो ये हम देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है इस अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। आर्टिकल यानी अनुच्छेद। फर्स्ट देखिए, द स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कोई नागरिक के राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, ठीक है, रिलीजन, रेस, मूलवंश, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग, प्लेस, स्थान, बर्थ, जन्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट, नो सिटीजन शाल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। केवल कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर ए एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और
दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में प्रवेश या और द यूज ऑफ वेल्स, कुएं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, नहाने के घाट, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक, ठीक है, साधारण जनता के प्रयोग के लिए स्थान, रिसोर्ट, मेंटेन्ड वॉली, ठीक है, और पार्टी आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के प्रयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी इंसान चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी अपंगता से जूझ रहा हो, कैसी शैक्षणिक योग्यता हो, कैसी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, इन सभी चीज़ों का उपयोग समानता के साथ कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट है जो लेसन था, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौती। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपांड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। तो हमेशा ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। हमेशा से एक ही नियम नहीं चलता। आपको ऊपर संसद का चित्र दिया गया है और वो काम क्या करता है, वो हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, ठीक है, और वही नियम बनाते हैं और नियम बना के नियम को चेंज करने की शक्ति भी उनके पास ही है। अगर कोई नियम बना और उससे दूसरे समुदाय का हनन हो रहा है, ठीक है, तो दोबारा संशोधन भी उसमें वहाँ होता है। तो इस तरह के लोग विद्यमान हैं, इस तरह के नियम विद्यमान हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड, जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर डेली लिव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, ये इस पुस्तक में अपन जानेंगे। एज यू रीड दीज चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। इन पाठों को पढ़ते विचार कीजिए कि सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ये अपने आसपास आप देख के पता लगा सकते हैं। नीचे एक्सरसाइज दी है इसकी, तो इसका आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, उन्हें पढ़ना और आंसर आपके पास ही अगर आपने ढंग से इस पांचों पार्ट्स को देखा है यहाँ पे, तो फिर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और समझाए जाएंगे इनका आंसर। धन्यवाद।